इशत संगत आफ्ताब के इंसानी हुकूक के बारे गप्पे को चूँकि माशुमा सरपदे दूर से ये इंसानी हुकूक मैं शुमे वास्ता नहीं माशुमा चू गोश दाश्त का मले मैं सर बलूच वास्ता इंसानी हुकूक नेस्त दा शेरे दोस्त वतन पा दीवानग दोस्त बेवसांचू दोस्त या के साबा हर बलूच वानिंदा या के सरमचार जंगजू दोस्त या के साबा नुमा देम तेरा नबी बश मरिया तवार बिरजना आमी इलाका जामिनंदी और शुमरा शर्रें वड़िया होती हमा इलाका मसला व मसाइल निबारिया सरपदीदान नबी बश मरी खुला रपेश मायदा मौजूद हैं नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी कमाशा खुला वेलकम करने का क्या तो इधर मरुची न्यू कहानी मामला इतना ये एक चाबी तो और मामती तकरीरा शुरू माँ उर्दू है वे जाकर पूछे के माउशा बोला कुल एक अपा सरपत माँ कैसे अगर के बरुची सरपत ना था बुला सरपत भी हमारा ये आज का जो ये इज्तिमा जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो इनकाद किया है न्यू कान कोयटा में जो कब्जा माफिया के ख़िलाफ़ हमने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने वाज़े अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान किया था क्योंकि ये ज़मीन किसी सरदार नवाब या जो यहाँ पे सरकार किसी का नहीं है क्योंकि ये ज़मीन जिस वक़्त 1993 को जो नवाब खैर बख्श मरी साहब और मरी कबीला अफगानिस्तान से वापस आए थे यहाँ पे तो इनके मरियों को पूरी बलोच कौम के जितने भी रहनुमा थे उन्होंने एक साथ मिल के नवाब अकबर खान बुगटी हाउस में एक मीटिंग करके नवाज शरीफ को भी वहाँ पे उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता करके जो है यहाँ के लोगों को यहाँ के वासियों को जो है ये ज़मीन प्रोवाइड किया था। यहाँ पे कोई कब्ज़ागिरी नहीं है न कि यहाँ पे हमने कोई कब्ज़ा किया हुआ है। ये ज़मीन बाबा कौम नवाब खैर बख्श मरी और अहलिया ने न्यू कहान को 1992 में दिया गया था। ये नहीं कि आप यहाँ पे हर आए रोज़ बेस बदल कर कब्ज़ागिर अनासर यहाँ पे आते हैं। लिहाजा हम ये अहद करते हैं कि यहाँ पे आबाद जो मरी कबाल है हम सब बाबा कौम नवाब खैर बख्श मरी की कब्र और अपने घरों की हिफाजत खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह करते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ के बुनियादी मसाइल पर अगर हम बात करें न तो हमारे पास 33 साल से स्कूल न हमारे पास पीने का साफ पानी न यहाँ पर बिजली गैस हमें मुहैया किया गया है भी वो भी ना होने के बराबर है क्योंकि लोड शेडिंग इतनी है कि सर्दियों में जो है ना हमारे बच्चे जो है ना कांप रहे हैं और हमारे बच्चों को गैस नहीं है। यहाँ पे कोई बुनियादी सहूलत नहीं। स्कूल के हवाले से अगर हम आपको यहाँ पे बात करें तो हमारे पास गवर्नमेंट की गर्ल्स स्कूल मौजूद है, बराए नाम के तौर पर मौजूद है। वहाँ के तकरीबन मिडिल स्कूल 11 क्लासरूम्स और वहाँ पे 4 टीचर्स मौजूद हैं। जब सेक्रेटरी एजुकेशन या डायरेक्टर एजुकेशन से बात होता है तो वो कहते हैं हमारे पास टीचर्स की कमी है। बाकी जगहों पे आपके पास टीचर्स मौजूद हैं। यहाँ पर कासियाबाद स्कूल मौजूद है, वहाँ पे आपके पास जो है ना टीचर्स मौजूद हैं। यहाँ न्यू कान के लिए आपके पास टीचर मौजूद नहीं हैं। ये एक शेम हम इनको कहते हैं कि ये जो है ना एक शर्म की बात है जो आप लोग ये काम आप लोगों की जो है ना हम यहाँ कितने दिन से यहाँ पे हम लोगों ने एहतजाजें किए हैं, हम लोग यहाँ पे रोडें ब्लॉक किए हैं, हमने यहाँ पे जो है ना क्या क्या नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो है कोई एक कदम तक इन्होंने नहीं उठाया।
दूसरा हमारे पास जो बुनियादी मसाइल हैं इस हवाले से जब हम बात करते हैं, हमारे पास BHU की अगर हम बात करते हैं, हम जाते हैं तो हमें थाना शेख ज़ैद अस्पताल का लगाते हैं। वही शेख ज़ैद अस्पताल हमसे जो है ना 10 किलोमीटर के फासले पर है, और हम जहाँ पे जो है ना यहाँ के वासी जो है ना अपने मरीजों को जो है ना रात को कहाँ ले जाएं, आप हमें बता दें। हमारे पास कोई BHU की सहूलत तक नहीं। इसके अलावा जो आप लोगों को जो हम बताता जा रहे हैं, यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ जो है ना लोग मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ड्रामे हमारे पास हर आए रोज़ होते जा रहे हैं। ये जो है ना एक दिन का नहीं, यहाँ पे हम कहें कि अगर एक दिन का वो है, लिहाजा हम जहाँ पे मौजूद नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम कायदीन का शुक्रिया एक बार फिर अदा करते हैं कि उन्होंने जो है ना हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की है। शुक्रिया। चादर है बिजली। ईशत नबी बख्श मरी क्या ही गोशगत मायदे कहाने निंदो की मर्दुम वती ऊने आखिरी त्रंपा तक बाबा कब्रे वती ज़मीने पाजगे आतरा जोत कना। तेरा माँ तवार बिरजनी डॉक्टर सबिया बलूचा के आबेते वती आयाला तहीं दर्शन पे का हेलो मन मर्ची मिन्नतवार गुशी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी या की दात का वही बड़े प्रोग्राम याद दात का ओ वशी बुआ गाय कि मनी दे माँ हमा मरी निश्तगा क्या खैर बश मरी गुमा वफा को तगा आ खैर बश मरी वादे गुमा वफा को तगा बल्कि मारा अंदाज़ा निश्ते शुमा को जाम जिंदगी वाजे न गाए क्वेटे तो का निश्तगे बले शुमा क्वेटा आचे अंचु दूरे के मर्ची क्वेटा शुमारा चबूत का सदिये दे माए माँ अन्नू न्यू का नामा जागोश्तात का कि अन्नू 2020 तो से कि इंसान चांद असर बुत का इदा हमें ज़मीन निंदे के वाहुंदा ना आप अस्ते ना बिजली अस्ते ना स्कूल अस्ते ना सेहत सहूलियात अस्ता ए पर्च शुमे को मैं ओढ़कनक बुआ गाय शुमानु अगा शायद एरिया से दर ब्याए कोयटा तो का जिनाटा होना यदेगा जागा बेनेंदे शुमारा फैसिलिटीज रसा भले शुमा आमदा निश्तगे और इधर निंदों के वजह या इधर निंद के वजह यक के बाबा खैर बश मरी है कि इधर यक वादे को तगा खैर बश मरी कौम में गुमा आ कौम में वास सोचता तगा अमे कौम आचे शुमा आई गुमा सोचता तगे उमर चीदे शुमा हम खैर बश मरी गुमा निंदों के अमदा के शहीदानी नाम सरा कब्र अस्ता भले रियासत अंचु खौफ से दे कि हमें खबरानी बोर्ड आना दौर दातगा माँ बेगिन द चिक्का खौफ से दे हमें मरी बलूचा अमा कसाने गोंडुआ इशाचे अंचु खौफ से दे कि दा स्कूल पचकनक न लूटी इदा आरत इच्छों परवाह निस्ते कि तई मर्दु में सेहत मसला नहीं वजह बेमेरी यार परवाह निस्ते नौकरी व दूर है गप्पे बाकी मर्ची दुनिया यमा के बेहतरीन रियासत आवती मर्दुमाना कुजाम सहूलियात दे गया आवा दूर है गप्पे ना
मारा जिंदे अक्कु दयागाने माँ कह रहा ची उम्मीद बिकना हमें रियासता के वत कब्जा गिरे वहदे क्या कब्जा गिरे गुड़ा मारा ची उम्मीद मकना पदा उम्मीद कह रहा ची बिकने उम्मीद हमा नजरिए सरा बिकने कि हमा नजरिया शुमारा कहाना ची न्यू कहाना और हमा नजरिया खैर बश मरिए कि शुमारा मजबूर को शुमावती गिसा याला दातगे पदाई दात के निश्तगे हमा नजरिए सरा भरोसे बिकने और नजरिया हमारे कि इंसान मर्दुम दुरा बेमेरा बड़े नजरिए शानी जिंदग भी मर्ची इदा निंदो के मनी बलूच मनी कौम दुराई मर्दुम की निश्तगा शुमा वती नजरिए सरा अमल बिकने वती कौम गुमा आवारी बिकने ये मसला मरी ये मसला नहीं ये मसला न्यू कहाने मसला नहीं ये एक रियासत है वो आई दे मौजतात की कौम है मसले बलाए पट्टू मैदान चे रियासत हमें पट्टे जमीन लूटी क्या उदा खैरबश मरी कब्रे उड़ा बिजा रियासत लोटे जमीन ने रियासत लोट हमें न्यू कहाने तो का हम नजरिए के दफने हम नजरिए ख़त्म करेंगे मर्ची मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अमल है मसक बाज अप्रिशिएट कनी केदा अतकगा शुमे केरा मा शुमे गुआरा मैं शुमे चुक कमायदा अतकगा ई मर्दुम दात कगा शुमारा गोशदार के वास्ता वजह ची है कि मैं दरमियाना मा नजरिया मौजूद है माँ कौम दोस्ती बुनियादात कगा वो अमा मर्दुम के इदाशु में नाम इसरा वोट गिरगा इदाशु में नाम इसरा हुकूमत कनगा हाँ आ मर्दुमा ई परवाने के दा बलोच निश्तगा या कह निश्तगा आई तो का बलोच मेर बलोच खुददारियत बलोच गैरत ख़त्म बुतगा आ रतयु आस्ता दर्द महसूस नबी पदाई लालच के यक वोट है आ वोट भी यार ज़रूरत नहीं इसते आज़ा की मनी सिलेक्शन केंटा ची बीच में पर्चे पे आई मर्दुम मारे बिगिनती निमा खैर आच उम्मीद भी करना हमें वती एमपी आचे उम्मीद भी करना या माँ वती जिंद वती ज़ात सरा उम्मीद भी करना अगर वती ज़ात सरा उम्मीद करने गुड़ा मुहकिम बेबे आवार बेबे एदा वहदे कौमी तहरीका गुड़ा आवार बे गुड़ा एदा नहीं कि बच्चे कस्तरे ने मजने ने पीरे ने एदा शुमारा दुरुस्त आवार भी अगिए मना वशी बुते अगर मैं गुमाएदा जाल बुलम निंदोक बिते ना न्यू कहाने भले माँ जानगा बाज ये चीज़ माँ चो वती जहने तो कह को तक बलोची न्याड़ी की साशे दरने थे भले बलोची अगर न्याड़ी ये गिसे जिन पुलक भी नू न्याड़ी कुजाबरो ए न्याड़िया नहीं मसला अस्ते ए जहगा नहीं मसला अस्ते ए पीरे मर्दमा नहीं मसला अस्ते बड़ो बाय दे के माँ शुमा दुरा आवार ये चीज़ मचा रखो आम न्याड़ी को आम नरीने को आम चुक्के को आम मर्दे ने दुरा यकजा बेबे मना उम्मीद नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ए मुहिमा अमा अद्दा तक बारते केदा कम से कम मर्दुमाना वती जिंदगी आज़ने के वास्ता कसाने सहूलियात बेरसा वो कौमी जोत दे गुमावार ए मर्दुम हम देमा बेया हाँ मिन्नत वार सलामत बेबे राज गोहार में बानुकीन तो हम बलूची जागिए राज गोहार में बानुकीन तो हम बलूची जागिए चुबानडियो समिया चुबानु करीमाए वड़ा चुगवंडले पातुला इशत में नोदर बरानी राशून ओ में जालबुलनी तवार में शीरजाल सबिया बलूच क्या गोशे गमिशत के रियासत लूट ताना कहाँ ने ज़मीन नहीं आ नवाब साहब दातगी नजरिया क्या ये दे मर्दुमाना दाता नुमा देम तेरा एडुकेट इमरान साहब तवाब जनक के आवे थे वती ख्याला शुमे दिमा दास शाम पिता
मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और इदे निंदो के मरी बलोचाना सज्जना व सलाम पेश करने के अहम महसूस को वती जिंदे बचाने के खातिर, वती सरजमीन बचाने के खातिर, वती किसानी बचाने के खातिर हमारा निंदगी गपचने की आलो हल करने की डॉक्टर साहब कम हौसला अफजाई रंदा मशुम इजाजत उर्दू का गपचना ताकि हालात गप्पा मतमा ज़रूर बिराविया गपचना बलोचिया गपचना, लेकिन मैं मकसद है कि मैं गप जा गया बरुआ सर बेवा तो आई खातरा ज़रूरी है कि अर्टे में कुछ काबिज़ की भी आई जिंदे ज़ुबान आई गो मैं गपचने गुड़ा शर्रे बढ़िया समझीते तो मनशु में इजाज़त अच्छी फिर इन्होंने उर्दू का गपचना। मैंने एक जगह पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला अफ्रीका का वो लीडर भी था, बल्कि इंसानियत के हवाले से सब उसको अपना लीडर मानते हैं। बुनियादी तौर पे वो एक सरदार का बेटा था और सरदार था अपने इलाके में। जैसे हमारे यहाँ ट्राइबल कबायली मुआशरा है, हमारे सरदार होते हैं, नवाब होते हैं, तो वो अफ्रीका में भी एक कबीले का सरबरा था, सरदार था, सरदार का बेटा था। आहिस्ता आहिस्ता वो तालीम की तरफ भी चला गया। उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने, मेरे वालिदैन ने मुझे जो नाम दिया था, जैसे हम अपने हीरोज़ के नाम रखते हैं, बालाच खान, अकबर ख़ान, चंगेज़ ख़ान, इस तरह के हमारे जितने भी नाम हैं उनके भी इस तरह के नाम थे। तो कहते बड़े प्यार से, मोहब्बत से, तहकीक के बाद मेरे वालिदैन ने मुझे ये नाम रखा मुझ पर। तो मैं चूँकि सरदार का बेटा था तो उन्होंने क्या किया, हमारी कुछ ज़मीनें कब्ज़ा कर दी, लेकिन ज़मीनों के कब्ज़े के बाद मुझे अपने स्कूल में दाखिल करवाया। जो वहाँ पे सफ़ेद फार्म थे जिन्होंने अफ्रीका को कब्ज़ा किया था, अपने स्कूल में मुझे दाखिला दिया और आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कहते पहला सबक जो टीचर ने मुझे, उस्ताद ने पढ़ाया, उन्होंने कहा, जैसे हमारे यहाँ अक्सर ये कोई नाराज़ ना हो तबलीग के नाम पर आते हैं, कहते हैं जी ये नाम जो है आपने रखा है इससे आप दोज़ख में जा सकते हो, ये पता नहीं किसने आपको नाम दिया है, हमारे हीरोज़ के नाम होते हैं, इसको आप तब्दील करें, इस नाम को बदलें। तो उसको भी यही कहा गया कि ये जो नाम आपको दिया है ये किसने नाम दिया है आपको, ये किसी जाहिल ने आपका नाम रखा है, इसको हम तब्दील करते हैं। कहते हैं, मैंने कहा ठीक है जी, हो सकता है। मैंने अपना नाम तब्दील करवाया, उनके कहने पर मुझे दूसरा नाम मिला। जब मैं मैट्रिक में आया तो एक शहर से दूसरे शहर मुझे लेके गए। स्कॉलरशिप उन्होंने मुझे दिया था कि जी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है पढ़ाएं। दूसरे शहर मुझे लेके गए तो जो दूसरा नाम उन्होंने ख़ुद मुझे दिया था, उनके उस शहर में, उस कॉलेज में जब मैं पहुंचा, उन्होंने कहा ये जाहिलाना नाम आपको किसने दिया है, हम आपका ये नाम भी तब्दील करेंगे, आपको एक और नाम देंगे, अच्छा सा नाम देंगे, ताकि हमारे यहाँ आप उठोगे बैठोगे तो सबको ये लगेगा आप सिविलाइज्ड हो, आप तहज़ीब याफ्ता हो। वो जो नाम था वो जाहिलाना नाम था। कहता मैंने दिल में कहा जो माँ बाप ने नाम दिया था वो तो कुछ और था, ये जो दूसरा नाम है आपके लोगों ने मुझे दिया है। मैंने वो बात उनको नहीं कहा, उन्होंने तीसरा नाम दिया, मैंने कहा जी ठीक है, मैंने पढ़ना है। खैर वो आखिर में वकील बन गया। वो स्पोर्ट्समैन था, लेकिन ये रवैये कि जी आपके जो दस्तार हैं, आपकी जो पगड़ी है, आपके जो कपड़े हैं, इनसे जाहिलाना रंग आता है, हम आपके कपड़े भी तब्दील करेंगे, हम आपको अपने तरीके के कपड़े देंगे। कहते ठीक है। वो ये कर रहे थे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कहीं ना कहीं ग़ुलाम हूँ। हालांकि वो स्पोर्ट्समैन था, वो बॉक्सर था, उसका सियासत से दूर दूर का वास्ता नहीं था। फिर कहा कि जिस तरह का आप लोग खाना खाते हो अपने घरों में और जिस अंदाज से खाना खाते हो, वो खाना भी है, वो भी जाहिलाना एक तरीक़ाकार है। हम आपको सिखाएंगे कि तहज़ीब याफ्ता लोग, हम कहते हैं हमारी रिवायत है तो हमारी तहज़ीब भी है, हमारी तारीख़ भी है। कहते हैं उन्होंने मुझे कहा नहीं, इसको भी बदलो, यानी हमारी तरह बनो। हमारी तरह बनने का मतलब ये है कि आपकी शनाख्त को हम ख़त्म करेंगे, आपसे ये शऊर छीन लेंगे कि काहान हो, न्यू काहान हो या बलोचिस्तान हो, आप ये नाम ना लो कि मेरा है। हम ग्वादर में किसी के भी नाम पे एयरपोर्ट बनाएं,
आपको ये हक नहीं है पूछने का कि ये फ़िरोज़ ख़ान नून कौन है, मेरी सरज़मीन से, मेरे कौम से इसका क्या ताल्लुक़ है, ये नौरोज़ ख़ान के नाम पे क्यों नहीं हो सकता, बालाच गोरियज के नाम पर क्यों नहीं हो सकता। वो पहला बार यही करता है। एक तो आपको मसरूफ़ रखता है रोज़ाना कि आप एहतजाज करें, पानी नहीं है एहतजाज करें, बिजली नहीं है आप एहतजाज करें, स्कूल नहीं है आप एहतजाज करें, रोडों पर आएँ। यानी एक तो वो है कि कौमी बुनियाद पर, शऊरी बुनियाद पर एक तहरीक चलाना, दूसरा ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के मामला एहतजाज कराना, वो कि जी इस तरह आप चलें, आपको मैं डाइवर्ट करता हूँ, इसमें वो खुशी महसूस करता है कि मैं आपको मसरूफ़ रखूँ। फिर मज़ीद ये कि ये सड़कों पर हम देखते हैं जी, जिना रोड, जी फातिमा जिना रोड, जी लियाकत बाज़ार, आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि जी खैर बख्श मरी रोड, आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि अकबर ख़ान बुगटी रोड, आपको कहीं नज़र नहीं आएगा बालाच ख़ान मरी रोड। क्यों? वो इसलिए कि जी इनके कहीं शऊर में ये बात ना आए। कल को आज एक अगर कहीं पे हम सड़क, जी न्यू कहान है, जी नवाब साहब यहाँ पे दफन है, कल को ये बच्चा पूछ सकता है कि ये कौन है, ये लोग आते हैं इसको इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं, क्यों जिंदा बहुत से लोगों को इज़्ज़त एहतराम नहीं देते, जो ख़ुद दफन है, जो ख़ुद कुछ नहीं कर सकता, उसका क्यों लोग आके इज़्ज़त एहतराम करते हैं। कल को ये भी पूछ सकते हैं कि जी ये लियाकत बाज़ार ये कौन है, लियाकत कौन है, या आप उसका नाम शहीद अकबर ख़ान रोड रखें तो ये हमारा बच्चा कल को पूछ सकता है कि अकबर ख़ान बुगटी कौन था, क्या किया उसने कि आप लोगों ने ये रोड जो है उसके नाम पे किया है, ये स्कूल उसके नाम पे किया है। या ये भी पूछ सकता है कि जी न्यू कहान जो है ये क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या ये नाम क्यों पड़ा। यहाँ मैंने तो कहान के नाम से एक इलाका सुना है, वो कोलू में कहीं और है, ये न्यू कहान कहाँ से आ गया और ये मरी बलोच यहाँ पे कहाँ से आ गए। दुश्मन भी पूछ सकता है, दोस्त भी पूछ सकता है, आने वाला नस्ल भी पूछ सकता है। तो उसको ये चीज़ें पसंद नहीं होती कि यहाँ पे रहें, यहाँ पे ये आबाद हों, यहाँ पे ये शऊर फैलाएँ। ये मेरे बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनको यकीनन अच्छी तरह से पता है, जब 92 में यहाँ पे हमारे मरी बलोच अफ़गानिस्तान से वापस आए, सरकार ये चाहता था कि ये मरी आबाद में रहें। उन्होंने कहा शुरू में कि वहाँ पे आप जाके रहें। मकसद ये था, सियासी लोग हैं ये, इनके पास शऊर है, ये जद्दोजहद करना जानते हैं, अपना हकूक मांगना जानते हैं, लड़ना जानते हैं सियासी तौर पे, वहाँ पे मैं इनको रखूँगा, मेरी दस्तरस में होंगे, मैं हर हिसाब से इन पर कंट्रोल रखूँगा। तो नवाब साहब के पास यकीनन एक शऊर था, जिसके पास एक पूरे बलोच कौम के हवाले से एक फ़िक्र हो, एक ख्याल हो। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे हमें कैद करना चाहते हैं, यहाँ पे हमें एक बाउंड्री वाल में रखना चाहते हैं। बलोच का मिजाज है वैसे भी कि नहीं मैं चिल्तन के पास रहूँगा। पहले दिन से उनको ये चीज़ पसंद नहीं था कि यहाँ पे आए रहें। उनका मकसद था मरी बलोचों को वहाँ पे कैद करना। यकीनन उसको ये डर है, बलोच में नस्ल कौम, एक कौम की हैसियत से जो अपना सियासी जद्दोजहद कर रहा है, उस जद्दोजहद में मरी बलोच ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है, चाहे 47 के बाद हो, चाहे पार्टीशन से पहले हो, चाहे अंग्रेज़ के दौर में हो। तारीख़ है, तारीख़ खुद हमारे और आपके सामने खुली किताब है। तो उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे साथियों ने कहा कि जी एक ये न्यू कहान वाला मसला है, उसके लीगल पहलूज़ पे बात करनी है, और दूसरा ये कि मिसिंग पर्सनस पे, और स्पेशली कुछ दिनों से यहाँ से मरी बलोचों के ज़्यादा तादाद में उठाया जा रहा है और मिसिंग किया जा रहा है। जैसे जैसे ज़ाहिर है आपकी ये जद्दोजहद आगे जाएगी, जैसे जैसे आपकी ये तहरीक आगे जाएगी, वो हर तरह से अपना वहशीपन आप लोगों को दिखाएगा, हमारे और आपके सामने लेकर आएगा। वो लोगों को मिसिंग करने की सूरत में, डराने की सूरत में, धमकाने की सूरत में, पानी, बिजली, गैस वो तो खैर है ही नहीं, अगर होता तो वो उसको भी बंद करता। वो इंसान तो हमें वो वैसे ही नहीं समझता। आईनी और कानूनी जो बातें हैं मैं इनको नहीं दोहराऊंगा, आफ्ताब बलोच ने उनको अच्छे से रखा हमारे और आपके सामने। लेकिन जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने बात ठीक की कि वो हमें इंसान कितना समझते हैं।
उनका आइन, उनका कानून, उनका अदलिया हमारे और आपके लिए कितना है। हम किसी खाने में बैसियत बलोच के नहीं आते। जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 10 की बात हुई, आर्टिकल 9 सेफगार्ड की बात हुई, असेंबली की बात हुई, 25 की बात हुई, 25A जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी हैं वो हम पर और आप पर लागू नहीं होते। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जितने भी हमारे लोग मिसिंग हुए हैं या मिसिंग होते हैं, आपने लाज़िमन उसके लिए दरख्वास्त की सूरत में, ज़ुबानी नहीं, दरख्वास्त लिख के, मैंने बल्कि NDP के साथियों को कहा कि एक दिन इस पर एक लेक्चर प्रोग्राम रखते हैं। आफ्ताब भी वकील है, मैं भी हूँ, जितना मेरी समझ में है, शाज़ेब भी है। या तो ये कि आप लोग इस तरह का प्रोग्राम रखें, हम आके वहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम साथियों को बता दें, डॉक्टर भी हो गया, वो फिर आके आप लोग उनसे मिले, जितने भी बाकी बलोच हैं उनको समझा दे कि लाज़िमन हमने FIR कराना है, कोई माने या ना माने। दरख्वास्त की सूरत में अपनी दरख्वास्त देनी है, FIR करवाना है, और जो दरख्वास्त देते हैं उसकी एक कापी अपने पास रखनी है। पिछले हफ्ते मिसिंग पर्सनस के हवाले से पूरा एक हफ्ता मनाया जा रहा था, मुहाजिर मिसिंग पर्सनस, बलोच मिसिंग पर्सनस, सिंधी मिसिंग पर्सनस। वहाँ पे बलूचिस्तान की तरफ से मुझे नुमाइंदगी का उन्होंने मौका दिया कि जी बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से या बलोचों के जो मसले हैं, ख़ासकर मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो राइट्स हैं, आप नुमाइंदगी करें और आएँ और अपना बयानिया वहाँ पे बताएं। मुझे एक चीज़ वहाँ पे देखकर हैरानी हुई, ये सवाल मुझ समेत मैं अपने वकीलों के सामने भी रखता हूँ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने भी रखता हूँ। जो भी उनका आदमी आता था, उनकी FIR सब की होती थी, जितने भी उनके मिसिंग पर्सनस हैं, और कहीं पे भी नामालूम नहीं लिखा था। हमारा जो भी FIR है, जो भी केस है, उसमें नामालूम लिखा जाता है। तो क्यों नामालूम लिखते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि उसको किसने उठाया है? आप क्यों अपना केस ख़राब करते हैं? आज तक कहते हैं जी नामालूम। वो बताते थे कि फ़लाना आदमी, उसको रेंजर्स ने उठाया है, फ़लाना नाम है, फ़लाना बाप का नाम है, ये पता है, फ़लाने जगह से उठाया गया है, इसको FC ने उठाया है। मेरी नज़र में हम इसको जब नामालूम करते हैं तो पहले ही सतह पर अपना केस कमज़ोर करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मिसिंग पर्सनस का जो मसला है वो कौमी मसला है, वो बलोच कौमी मसला है। मिसिंग पर्सनस का जो मसला है वो आइनी और कानूनी मसला है। मिसिंग पर्सनस का जो मसला है वो सियासी मसला है। बदबख्ती से जैसे जैसे आपकी तहरीक चल रही है, एक पलड़े में तहरीक है तो दूसरे में मिसिंग पर्सनस रखें, ये बराबर रहेगा, नीचे नहीं होगा। लेकिन हमने इसको नेशनल क्वेश्चन से, सियासी मसलों से अलग करके रखा हुआ है। क्या कहते हैं जी, इसका तो कोई गुनाह नहीं है, अगर कोई इसका गुनाह है तो अदालत के सामने पेश कर दें, और केस जो है वो नामालूम के खिलाफ है। भाई क्यों? नामालूम ने उसको उठाया। नामालूम होता कौन है? नामालूम कैसे किसी को उठा सकता है? किसी हाथ ने उठाया है, किसी ताकत ने उठाया है, किसी कुव्वत ने उठाया है, गाड़ी होगी, वर्दी होगी, आप कैसे कहते हैं कि नामालूम है? आप अपने केस को भी ख़राब करते हैं। बदबख्ती फिर ये है, इसीलिए ये सियासी पार्टियों से भी मेरा गिला है कि ये सियासी मसला है, कौमी मसला है, लेकिन ये सियासी प्रोग्राम नहीं है। मिसिंग पर्सनस का मसला सियासी प्रोग्राम नहीं है। आपने इसको ला के सियासी प्रोग्राम बना दिया है, बजाय कौमी प्रोग्राम के, बजाय कौमी मसले के। जिसको इलेक्शन पे लड़ना है उसके फंडामेंटल जो भी उसके प्रोग्राम्स है, अगराज़ व मकासद है, मिसिंग पर्सन उसने डाला हुआ है। जिसने पार्टी बनानी है, मिसिंग पर्सन उसने डाला हुआ है। जिसने तंजीम बनानी है, मिसिंग पर्सन उसने डाला हुआ है। भाई ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये कौमी मसला है। आप इसको क्यों कौमी मसला नहीं बना रहे? आप क्यों कहते? आप इसको जिस दिन कौमी मसला बनाएंगे उस दिन आपका मसला सियासी भी होगा, दुनिया के सामने आएगा, आधे से ज़्यादा आपका मसला हल होगा। हम आज तक इस नेज पर नहीं पहुँचे हैं। आपस में निजी महफिल में बैठते हैं, हम कहते हैं जी 1.5 लाख बलोच मिसिंग पर्सनस हैं। रोड की तरफ आते हैं, उसको 50,000 बनाते हैं। कैंप में बैठते हैं, वो 150 बन जाते हैं। ट्विटर पे स्पेस पे जाते हैं, वो 50 बन जाते हैं। वजह क्या है? फिर आके कोई भी अनवर काकर जैसा कहता है जी ये तो 100 से ज़्यादा नहीं है। भाई ठीक है, 100 नहीं 1 है, उठाया क्यों गया है? 100 नहीं है, 1 है, चलो। अब जवाब कोई नहीं दे रहा, जिसकी जिम्मेदारी हो जवाब तो दे। फ्लोर पे आके कहता है जी 100 है, ज़्यादा नहीं है। और उसने बताया कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कि 1 होगा। क्यों उठाया आपने? किस कानून के तहत उठाया है?
रखा कहाँ है आपने इसको, और किसने उठाया है, वजह क्या है? आपकी तो ये बातें होनी चाहिए जी, नामालूम ने उठाया, इसका किसी सियासत से ताल्लुक नहीं है, कोई गुनाह किया अदालत के सामने पेश करें। उठाने वाला गुनाहगार है या जो उठाया गया है वो गुनाहगार है? उठाने वाला मुजरिम है या जिसको उठाया गया है वो मुजरिम है? फिर दूसरा आके कहता है जी बाजवा के एक्सटेंशन पे मैंने 150 बंदों को रिलीज करवाया है। अजीब तमाशा है, अजीब दुकानदारी है। किसने आपको इख्तियार दिया? किससे इजाजत ली? उसके माँ से इजाजत दी, बाप से इजाजत ली, वालिदैन से लिया, बीवी से लिया, बच्चों से लिया, किसके लिए लिया आपने? वो हो सकता है एक नजरिए के पीछे गए हो। आपने बाजवा के एक्सटेंशन पे कहते हैं 150 बंदों को मैंने रिलीज करवाया। कौन है वो 150? किसने देखा है? आए उनका हमें बता तो दे। मैं इसीलिए अर्ज करता हूं कि ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, आपने अपनी पार्टी का सियासी प्रोग्राम बनाए। जिसको देखो कहते हैं मैंने इतने रिलीज करवाए, मैंने इतने रिलीज करवाए। अभी कुछ मिसिंग पर्सन्स बता रहे थे, कहते हैं ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जिस दिन पता चलता है कि हमें रिलीज कर रहे हैं, वो भागा भागा नंगे पैर मेरी तरह कहते हैं आके मुझे उठाते हैं, CTD वाले से लेते हैं, FC से लेते हैं, फिलाने से। वो कहते हैं मैं घर पहुंचाऊंगा, नंबर स्कोरिंग करूंगा। दूसरा कहते हैं मैं इसको घर पहुंचाऊंगा, मेरे वोट का मसला है। भाई आपने कब से इसको सियासी प्रोग्राम बनाया, और आपको क्यों इसको गलत तौर पे पेश कर रहे हैं? वो मैं कहता हूँ उनको देख के MQ वाले को मैं हैरान रह गया। हर एक केस में उसने बताया था केस को किसने उठाया, क्यों उठाया, कहाँ से उठाया। 15 साल से 18 साल से हम इस मामले को चला रहे हैं, अब तक एक केस भी हम साबित क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों रिपोर्टेड नहीं है हमारी केसें? तो इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि आप लाजमन अपना केस रिपोर्ट करवाए, कोई रिजल्ट आए या ना आए। आप मिसिंग पर्सन्स कमीशन में लाजमन जाएं, तीसरे सतह पर फिर आप कोर्ट जाए, फिर कानून का दरवाज़ा आपके लिए खुलता है, भले रिजल्ट हो या ना हो। लेकिन आज वकील हो, मेरा अपना प्रोफेशन है, लेकिन मैं कहता हूँ जज हो, सियासतदान हो, सब ने इन मिसिंग पर्सन्स को दुकानदारी का एक सिलसिला बनाया है अपनी CV को बेहतर करने के लिए। हबीब नाले के उस तरफ मैंने देखा नहीं, देखे फैमिली से मेरा ताल्लुक है, देखे 10 केसेस मेरे पास है। रिजल्ट क्या निकलता है? वही जो जाकिर मजीद का केस यहाँ निकला, वही जो डॉक्टर दीन मोहम्मद के केस का निकला। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नाम लूँ। आज वो वकील और जज 21 ग्रेड के पोस्टों पे बैठे हैं, और हम यही करते हैं। आपके ऐसे बहुत से लोग हैं, हो सकता है उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो। हम जिसको कहते हैं हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है, केस उसको देते हैं, वो आपका बंदा हज़ारों अपने राज उगल रहा होता है। और वकील साहब फिर आपको मुखबिर की क्या ज़रूरत है? कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप तैयार तैयार अपनी चीज़ें दे देते हैं। यहाँ पे भी हम देखते 2 कानून है हमारे पास। QDA जो है, जो बार बार आ रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि जी बेदखल हो जाएं। कम से कम जितने भी सियासी पार्टी है वो क्यों ये नहीं कहते, इनसे नहीं पूछते? इस हद तक इन साथियों को मैं अप्रिशिएट करूँगा। मैं तो सन ऑफ सॉइल हूँ, मेरे पास ना हो कोई कागज़, मेरी सरजमीन है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ, मेरे बाप दादा की सरजमीन है। तुम होते कौन मुझसे ये पूछने वाले कि मैं स्कीम बनाऊंगा, यहाँ से निकल जाओ। उधर ड्रामाबाजी है, डैम बनाएंगे, इधर एक पाइपलाइन नहीं दे सकते। ये डैम कौन सा डैम है? ये किसके लिए बन रहा है? कौन बना रहा है इसको? आबादी तो है ही नहीं, वो तो सारी मार्केट है, सारे मुहाजिरों की है। सुबह आ जाते हैं, शाम को आप आए एयरपोर्ट रोड पे देखिए, आपको ट्रैफिक ले जाने के नहीं मिलेगा। सारे जा रहे होते, कोई पशीन, कोई जॉब, कोई कहाँ जा रहा होता है। लोकल तो ये है, सर आपकी 2 गलियां हैं, आपने ना बिजली दिया है, ना पानी दिया है, ना गैस दिया है, तो ये डैम बना किसके लिए रहे हैं? मुझे ये भी मैंने पढ़ा था, बुजुर्गों को याद होगा, बदबख्ती का कील इस सरजमीन पे उस दिन डाला गया जब यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज और एक पंप बनाया गया। नवाब साहब का भी उस स्टेटमेंट था कि मेरा बस नहीं चलता, जिसने ये ज़मीन लिया है, जो पंप बनाया है, जो कोल्ड स्टोरेज बनाया है। इस पे नवाब साहब का भी बयान था कि पहला पत्थर उस दिन रखा गया, पहला ब्लॉक उस दिन रखा गया जिस दिन ये कोल्ड स्टोरेज बना, जिस दिन ये पेट्रोल पंप बना, उसी दिन से ये ज़मीन जो है एक्वायर होना शुरू हुआ, कब्ज़ा होना शुरू हुआ, लोगों की नज़रों में आना शुरू हुआ। इस हज़ारगंजी की तजवीज़ भी उन्हीं मेहरबानों ने दी जी। मंडी बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, उनकी नज़रों में नहीं था पहले, हमारे ही लोगों ने उसको कहा। जो आज चले थे उंगली कटा के शहीदों के लाइन में खड़े होने के लिए, और करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, करपति बन गए, मालिक बन गए प्लाजों के। सोर्स ऑफ इनकम का पता नहीं है। भाई आपने लाया कहाँ से? आप तो पैदल जा रहे थे, आपके पास साइकिल भी नहीं था, वापस फ्री पे आप 20 करोड़ की गाड़ी में आ रहे हैं। क्यों? इस तरह अपने भाइयों की, इस तरह अपनी कौम की पगड़ियों को उछाल कर, पगड़ियों को बेच कर, और आज इस हद तक वो आए कि QDA का कोई 2% का मुलाजिम
मकामी लोगों को, सन ऑफ सॉयल को कहता है कि जी आप यहाँ से बेदखल हो, आप निकल जाएं। QDA का अपना जो ऑर्डिनेंस है 1976 का, वो लोगों से ज़मीन ख़रीदता है। QDA की अपनी कोई ज़मीन नहीं है, QDA की कोई मिल्कियत नहीं है। कानूनी तौर पे वो जो स्कीमात बनाता है वो लोगों से ख़रीदता है। अब यही जस्टिस जमाल मंदोखेल था, उसकी अपनी जजमेंट है। जो DHA का मसला चला मकामी पश्तूनों के साथ, उसने कहा तमाम ज़मीनें कबाइल की हैं। तो हम कहाँ के कबाइल हैं? हम अफ्रीका के कबाइल हैं, पंजाब के कबाइल हैं, कहाँ के कबाइल हैं हम? ज़मीन हमारी, लोग हमारे, कबीले हमारे, कौम हमारी। आप बाहर से आके बैठ गए और कहते हैं जी आप यहाँ से निकल जाएं। तो QDA के पास ज़मीन कहाँ से आई? दूसरा उसके पास है वो अंग्रेज़ का काला कानून 1894 का, लैंड एक्वायर करने के लिए। जी जहाँ पे सरकार को ज़मीन चाहिए हो तो वो लोगों से ख़रीद सकता है, ले सकता है, कब्ज़ा नहीं कर सकता। हम पहली दफ़ा रियासत को देख रहे हैं, रियासत के इदारों को देख रहे हैं, QDA को वो कब्ज़ा कर रहे हैं। वो कहता है उस सूरत में आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं पैसे देकर, जब आपको सड़क के लिए ज़मीन चाहिए हो, स्कूल के लिए ज़मीन चाहिए हो, या जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं अस्पताल के लिए आपको ज़मीन चाहिए हो। स्कूल पे तो आपने ताला लगाया, सेहत की वो आपसे मांग रहे हैं बुनियादी सहूलतें, आपका जवाब जो है वहाँ से मजाक में आ जाता है। जी शेख जायद हॉस्पिटल है या तारिक हॉस्पिटल है, भाई फिर मजाक आपका बनना चाहिए। ये हॉस्पिटल्स भी आपने नहीं बनाए, अरबों ने बना के दिए, ये तो उनके पैसों से आए हैं, उनके फंड से आए हैं। आपने क्या दिया? आप खुद बेकारी हो। आप कैसे मोरे लोगों को ये ताना देते हो कि जी हमने ये आपको दिया है? आपने नहीं दिया है। उसने बाकायदे कहा था कि बलोच इलाके में बनेगा, जैसे जरी कॉलेज का कहा बलोच इलाके में बनेगा, जैसे ब्यूटम्स का कहा बलोच इलाके में बनेगा, जैसे कनाडा ने ये CNG स्टेशन दिया कि बलोचों को मैं तोहफे के तौर पर देता हूँ, ये जो सरियाब में बना हुआ है। कमा कोई और रहा है, मुलाजिमत किसी और की है, वो फिर भी अपने अपने कच्चे गिदारों में बैठे हैं, तो कहते हैं जी आप यहाँ से निकल जाओ। तो गुजारिश है मेरी, सियासी पार्टियों से भी यही गुजारिश है, आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये जो आपके ज़मीनों का मसला है ये खालिसतन सियासी मसला है, इसका वाहिद हल एहतजाज है। या तो ये कि हमें बताया जाए कि बुनियादी तौर पे कोई प्रेजेंटेशन होता कि हमारे जब लोग आए कोई एग्रीमेंट है या नहीं है, कोई कागजात हैं या नहीं है। अगर नहीं है, इस सूरत में किसी के बहकावे में ये नहीं आना कि जी कोर्ट जाना है, कोर्ट उसका अगले ही दिन वो आर्डर निकालेगा जी इनको बेदखल कर दो, इस सूरत में नहीं जाना है। फिर इसका वाहिद हल रोड ब्लॉक है, शटर डाउन है, पहिया जाम है, जलसे जुलूस, इस तरह के इज्तिमा है। उनके कानून का हमें अच्छी तरह से पता है, उनका कानून बनाई धोखे के लिए है, और उस्मान से लेकर कहाँ तक धोखा ही धोखा, फराड ही फराड, उसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो एहतजाज आपके लिए रास्ता बचता है पहली सूरत में, फिर उसके बाद कोई रास्ता निकलेगा हम देख लेंगे। स्कूल कॉलेज पानी की हद तक ज़रूर केस हो सकता है, उसमें पहले डिपार्टमेंट्स को दरख्वास्त दे, साथी आएंगे, हम उनको ज़रूर बताएंगे। बाकी जितने आपके लोग उठाए जाते हैं यहाँ पे हो या कहीं और में हो, किसी और इलाके में हो, किसी और शहर में हो, आप लाजमन थाने में दरख्वास्त दें। और वो किसके नाम करता है या नहीं करता है अलग बात है, उसकी कापी अपने पास रखें। रिसीविंग ले, रिसीविंग नहीं लेता है भी ठीक है, अपने पास कापी रख ले, आगे फिर हम देख लेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए यही कहूँगा कि इस मामले में फ़िलहाल जो हमें मालूमात मिली है, आप कोर्ट जाने की कोशिश ना करें, वो अगले ही दिन आपको बेदखल करेगा। पहले इसको सियासी बनाएं, पहले इसको बलोच कौमी मसला बनाएं, अवामी मसला बनाएं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कहाँ जाना है। मिसिंग पर्सनस की हद तक अपना हर केस रिपोर्ट करवाएं। शुक्रिया। खोले मर्दुमा मारा रहबरी पनामा निस मन गुबारा बांधाते पीर मर्द दस्ते लट ग्वार गुत्तगी गंडो दोस्त या किसाबा ईशा तो आजा इमरान के गार बेगवाई मर्दुमानी बारे और ये कहाँ ने ज़मीनें रखी लगे बारे शुमारा सरपतीजा नुमा सवार बजना NDPA सारोक शाज़े बलूचा आबे तो NDPA मौक़िफ़ में दीमा ईर पे कहाँ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मुस्त एक ही सलाम पेश किया तना कुल बलूच शहदा थे कि बलूच सरजमीन खातिर और तना जानना नजराना गतसर और तनावर ये सलाम पेश किया कुल हम बलूच असीर थे कि तना वतन ना तना सरजमीन ना दर्द ना खातिर एनो रियासत ना हुकूमत खाना थे टार्चर सेल थे अजियत ना ज़िंदगी गिरदरीफिंगो बर्दाश्त करेंगो लेकिन तना सरजमीन तना डे तना वतन नजी कर समझौता करेंगे फसक एनो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी न कुंडन न्यू काहन कोयटे असे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद मसुने ताकि अरा इलाका मकीन को अरा के दा इलाका ना बाशिंदा को अरा के दा फर्जिंदा को दा सरजमीन ना कि हम वक्त संदड़ तुलो को ओ तो नन तुलिन तना ईद गप ओ तम बिननक और नन तना ईद ते मोर्तु तुन केनक के अन मसलक अरा मसाइलक ता सामना ओ ते करनिंगो ओ महसूस करनिंगो और अन तनु जदोजहदस के ओ नना पार्टी न संगत थे नना जिम्मेदारी तनिक ख्वारा तनिक केरा और नन ओफ्तुन हमगा मरून और दा जदोजहद टोफ्तुन शामिल मरून इतना मोन नहीं था उर्दू टिके हुआ कि ताकि दाड़े तुलू करा मजलिस ही और नने बिनो करा ताकत को ओ बिनिर पो मरिर और नना हमो गड़ा तिनन उफ्ते पानी खाना हमो वक्त नना रखे बाव पीरग तो वक्त उफ्ते पारे साउनक नन वल्दा उफ्ते तो नमो इते किन पानक कि दासम वक्त रे पो मबो कि हमो दे अरादे कि नन बश मसुन कुलता और ने के कसम मफर ने के जगह मफर हुई इतना इते उर्दू ने शुरू करो तक रियासत उसके बुनियादी जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने शहरियों को बुनियादी हकूक़ फराहम करे वो बुनियादी हकूक़ जो उसका पैदाइशी हक है जिस तरह तालीम जिस तरह सेहत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर समाजी इंसाफ ये वो अवामिल है जो शहरी अपने इन मसाइल को हल करने की खातिर रियासत की तश्कील को मुमकिन बनाते हैं। यकीनन तारीख़ी हवाले से बलोच की अपनी एक रियासत हुआ करती थी जहाँ वो कबायली तरीके से कबायली निज़ाम के तहत वो अपने बाहमी मामलात को चलाते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ी साम्राज्य आया जब उसने एक नौआबादियाती तर्ज रवैया इख्तियार करते हुए अपना कब्ज़ा जमाया तो कब्ज़े का मकसद उसका ये नहीं था कि मैं बलोच सरजमीन में उनके वसाइल पर काबिज़ होकर उनको तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करूँगा बल्कि अंग्रेज़ी साम्राज्य का मकसद ये था कि मैं रेल की पटड़ी बिछाकर और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है उसको बनाने के मकसद मुस्तकिल पैमानों पर मैं बलोच की सरजमीन पर मुस्तकिल एक ग़ुलाम बना सकूं, उनको अपने मातहत रख सकूं। लेकिन बलोच ने अपने तारीख़ी को दोहराते हुए अंग्रेज़ी साम्राज्य के साथ 120 छोटे बड़े मुज़ामत किए और बिल आखिर उन मुज़ामतों और सियासी काविशों के हमारे जो सियासी अकाबरीन थे यूसुफ अजीज़ मक्सी की शक्ल में मीर अब्दुल अजीज़ कुर्द की शक्ल में उन सियासी अकाबरीन की मेहनत से बिल आखिर अंग्रेज़ी साम्राज्य बलोच सरजमीन से हमारी जो कलात रियासत हुआ करती थी उस रियासत से बेदखल होने में वो कामयाब हो गए। जब बलोच इस पोजीशन में आ गई कि वो कामयाब हो गई कि उसने अंग्रेज़ी साम्राज्य को यहाँ से निकालने में उसने एक बेहतरीन एक मुज़ामती किरदार अदा किया। लेकिन अंग्रेज़ ने अपने दौर के कुछ ऐसे कवानीन बनाए थे कि वो कवानीन
अंग्रेज़ी साम्राज्य के चले जाने के बाद भी उसने हमें, हमारे हाथों को, हमारे पाँव को जंजीरों और बेड़ियों से बांध कर रखा है। यानी वो ऐसे कवानीन है, जिस तरह हमारे भाई इमरान बलोच साहब ने कहा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का वो कानून है जिसमें रियासत सरकार जहाँ पर भी जाए, जिसका भी ज़मीन हो, उनको बेदखल करके उनकी ज़मीन को कब्ज़ा कर सकता है। और कब्ज़ा करने के बाद उस इलाका मकीन को ये हक भी नहीं देता कानून कि आप अदालत में जाके उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ कोई पिटीशन दाखिल करें ताकि उनको इंसाफ की रसाई मुमकिन हो। लिहाजा ऐसे काले कानून को बलूच कौम समेत तमाम महकूम अक़वाम पर मुसल्लत कर दिया गया है ताकि उनके जो मादनी वसाइल हैं, जो कुदरती नेमतें अल्लाह ताला ने उस सरज़मीन को नवाजे हुए हैं, चाहे उसमें कुदरती गैस है, चाहे लिथियम है, चाहे तेल है, या सोना हो या तांबा हो, जो भी मादनी वसाइल है, मैं उसको ज़ेर ज़मीन निकाल के जो है उन लोगों का इस्तेहसाल कर सकूं। आज हम देख रहे हैं कि डेरा बुगटी में 1951 से गैस निकाली जा रही है और आज तक 2023 है, इन 70-75 सालों में आज तक न्यू काहान कोयटा का मरकज़ी सूबाई दारुल हुकूमत है, कोयटा जैसे न्यू काहान में लोगों को गैस फराम नहीं है। और यही गैस जो सुई गैस से निकल रही है, ये आज इसने पंजाब के सनदी इदारों के अंदर उसके मईशियत को मजबूत कर दिया है। उनकी मईशियत में एक रीढ़ के हड्डी की हैसियत उसने इख्तियार कर दी है। लेकिन आज न्यू कान तो अपनी जगह, जो डेरा बुगटी के इलाका है जहाँ से गैस निकल रही है, उनको गैस मुयसर नहीं है। यही सूरत हाल आज हम देख रहे हैं कि रेकोडिक में कि एक बदनाम ज़ुबाना कंपनी जिसके साथ 2013 में मुआहिदा मनसूख कर दिया गया, जिसको निकाल दिया गया था, अब्दुल हक बलोच के उस पिटीशन लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इस कंपनी के साथ मज़ीद मुआहिदा नहीं किया जा सकता, इसके मुआहिदे को मनसूख किया जाए। लेकिन उसी कंपनी के साथ बिल आखिर 2022 में एक दफ़ा फिर बलोच को के ऊपर एक अजदे की शक्ल में उसके ऊपर बलोच को सरजमीन पर उसको छोड़ दिया गया है, जहाँ औने पौने कीमत में रेकोडिक को बेचकर वहाँ से करोड़ों अरबों डॉलर की कीमतों के एवज वहाँ पर सोना और तांबा निकाला जा रहा है। और रेकोडिक में जो डिस्ट्रिक्ट चागी है, आज भी वहाँ के लोग पीने के पानी के लिए जो है वो तरस रहे हैं, उनको पानी मुयसर नहीं। एक बुनियादी चीज़ है, उस पानी को हासिल करने के लिए वो किलोमीटर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो है वो गधे घोड़ों ऊँटों पर जो है पानी लाद कर जो है अपने घरों को जो है वो चला रहे होते हैं। अब आप इधर सीपैक का प्रोग्राम कर रहे हैं, सीपैक की बुनियाद पर जो है आप रोडों को कब्जा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर तरक्की लाना चाहता हूँ। ये कैसा तरक्की है जिसमें बलोच शामिल नहीं है? ये कैसा तरक्की है कि जहाँ हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसे बुनियादी सहूलत मुयसर नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो यूनिवर्सिटी हमारे लिए बनना चाहिए था वो आज लाहौर में वो यूनिवर्सिटी बनाए जा रहे हैं। ये कैसा तरक्की है? ना हमें बुनियादी सेहत की सहूलियत मुयसर हो रहा है। आज भी हमारे जो बुनियादी जो हमारा जच्चा बच्चा जब वो पैदाइशी अमल में होते हैं, आज भी सालाना जो WHO की रिपोर्ट है कि 21,000 से ज़ायद हमारे ख़वातीन, हमारे बच्चे पैदाइशी अमल में जो है वो शहीद हो रहे हैं। अब इनके कातिल कौन है? रियासत हमें सिर्फ गोलियों से नहीं मार रही, सरकार हमें सिर्फ गोलियों से नहीं मार रहा, वो हमें लापता नहीं कर रहा, वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से हमारे दरमियान फैला के वबा की शक्ल में, हेपेटाइटिस B और C की शक्ल में वो हमें मार रहा है। वो एटमी धमाका करके वहाँ पर जो ताबकारी असरात निकल रहे हैं उस रेडिएशन से वहाँ पर जो हर दूसरा तीसरा बच्चा थैलेसीमिया का मरीज़ बन रहा है, रियासत हमें सरकार हमें उससे भी मार रही है। जो पैदाइशी अमल में हमारे ख़वातीन और बच्चे सालाना 21,000 की तादाद पूरे बलूचिस्तान में जो है हम जच्चा बच्चा पैदाइशी अमल में वो शहीद हो रहे हैं। अगर आप इन 75 सालों को इसको ज़रब दे दें, इन 21,000 को, हमारे 2-3 नस्लें ख़त्म कर दी गई है। इसका हिसाब कौन देगा? लिहाजा रियासत आज
अपने उस बुनियादी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा हो चुका है। आज रियासत की जो जिम्मेदारी थी कि वो अपने बुनियादी फ्रेमवर्क जो आईन पाकिस्तान 1973 का नाम दिया जाता है, उस निज़ाम के तहत जो इंसाफ उसको फराहम करना चाहिए था, जो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था इन इदारों को, आज रियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज वो बुनियादी हकूक़ ना फराहम कर रही है, ना वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, ना हमारी समाजी तब्दीली को, हमारे हालात को बदलने में वो हमारे साथ मावनत फराहम कर रहा है। आज से 75 साल पहले जब ये रियासत हम पर काबिज़ हुआ, उस वक्त भी हम पानी और जो खुराक और बुनियादी ज़रूरियातों से हम महरूम थे। हम 130 साल जो अंग्रेज़ के हमने साम्राज्यत से गुजार के हमने जो एक आज़ादी के शक्ल में एक नई राह इख्तियार की थी, वापस हमारे उस आज़ादी को सलब करके हमें ग़ुलाम बना दिया गया, हमें महकूम कर दिया गया। और आज 75 साल गुजरने के बावजूद भी न्यू काहन में जाके देखें कि हालात हमारे बलूच किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हम अपने बुनियादी सहूलियतों को हासिल करने के लिए तरस रहे हैं। आज जो मौजूदा कबायली निज़ाम है, ये वो कबायली निज़ाम नहीं जो हमारे अकाबरीन के वक्त में हुआ करता था। आज इसमें कुछ ऐसे दकियानुसी अनासिर को दाखिल कर दिया गया है, उनके ज़रिए से हमारे ऊपर एक ऐसा स्टीरियोटाइप कबायली निज़ाम के शक्ल में जो है हमें हमारे निज़ाम ज़िंदगी को मुतासिर किया जा रहा है, हमारे रास्तों को रोका जा रहा है, हमारे लिए रुकावटें पैदा किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बलोच का जो समाज है उसमें तब्दीली हो, और ये तब्दीली उस वक्त मुमकिन है जब इसमें मुकम्मल इंसाफ हो। आज बदकिस्मती से जो हमारे मोतबरीन है सरदार नवाब की शक्ल में या ख़ान की शक्ल में, आज वो सरकार के कुर्सियों में बैठकर आज वो बलोच के इस्तेसाल में उन इस्तेमारी क़ुव्वतों के साथ मावनत उनको फराहम कर रहे हैं जो 75 सालों से पंजाब बालादस्त के शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत है। आज वो बलोच के गम दर्द का वो सरदार नहीं रहा, बल्कि वो सरदार आज पंजाबी की नुमाइंदगी कर रहा है, आज वो सरकार की नुमाइंदगी कर रहा है। आज क्या वजह है कि हमारे सरजमीन में वो हमें यहाँ के वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके हमें बेदखल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद ये है कि बलोच को उसकी सरजमीन से बेदखल करके उनके जो मादनी वसाइल हैं उनके बदतरीन में इस्तेसाल कर सकूं, उनको लूट सकूं। आज इन रियासत की मईशत इतनी गिर चुकी है कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी थे अब उसके साथ मज़ीद उसने अपने एयरपोर्ट भी सारे बैरून मुल्क कंपनियों को बेच दिए, जो बैरून मुल्क उनके असासे थे उनको भी बेच दिया उन्होंने, और इसके अलावा जो इनकी कंपनियां थी उनको निजकारी निज़ाम के तहत उन्होंने अपने बिजली गैस मुख्तलिफ जितने भी कंपनियां जो एक्सप्लोर कर रहे थे, निकाल रहे थे, उन सब को जो है उन्होंने बैरून मुल्क कंपनियों को बेच दिया। आज रियासत के जो ब्यूरोक्रेसी तबका है, जो सरमायादार तबका है, उसके पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब उनकी नज़रें बलूचिस्तान की सरजमीन पर पड़ चुकी है, आज उनकी गंदी नज़रें बलोच सरजमीन पर पड़ गई हैं, और आज इसी वजह से उसने अपने आलाकारों के ज़रिए से कभी चित्राल तरबोलान का नारा लगा के यहाँ पर डिवीज़न पैदा करने की कोशिश किया जाता है, कभी इलेक्टोरल उस टारगेट को हासिल करने के लिए बलूचिस्तान को केक की तरह काट करने की बात किए जाते हैं, कभी मुख्तलिफ डेथ स्क्वाड की शक्ल में, कब्ज़ा माफिया ग्रुप की शक्ल में उन्होंने आवाम के अंदर लोग उनको एक सांप की तरह छोड़ दिया है ताकि उनके यहाँ के लाकानूनियत पैदा किया जा सके, इंतशार पैदा किया जा सके, कबाइल को आपस में लड़ाया जा सके, लोगों को दूसरे लोगों से जो है लड़ाया जा सके, नफ़रत अंगेज़ी की बुनियाद पर जो है एक मुतस्बाना माहौल पैदा किया जा सके। सिर्फ ये तमाम अज़ाइम को हासिल करने का मकसद वो पीछे जो सरकार एक ताकत की शक्ल में बैठी है, वो इन्हीं डेथ माफिया ग्रुप, इन्हीं कब्ज़ा माफिया ग्रुप के ज़रिए से वो जो है लोगों को आज न्यू काहन को जो चैलेंज दरपेश है, यकीनन इसमें कुछ कब्ज़ा माफिया ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, शामिल होंगे, लेकिन उनके पीछे जो ताकत है उस ताकत को देखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आज न्यू काहन में अगर वो कब्ज़ा माफिया ग्रुप या डेथ स्क्वाड ग्रुप एक ऐसा माहौल
बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि जो लाकानूनियत की बुनियाद पर हो, जो इंतशार की बुनियाद पर हो, जो नफरत अंगेज़ी की बुनियाद पर हो, तो यकीनन पीछे जो सरकार बैठी हुई है वो यकीनन अपना अमल दखल वो फिर आगे लाएगा। वो ताकत के ज़ोर पर, अपने मशीनरियों के ताकत ज़ोर पर जो है वो यहाँ के इलाक़ाई मकीन को निकालने में एक पूरे अपने क़ुव्वत लगाएगी। लिहाजा ज़रूरत है कि एक इज्तिमा की शक्ल में एक हम क़ुव्वत बने, न सिर्फ न्यू काहान बल्कि कोयटा के अंदर जितने भी इलाका मकीन है, न्यू काहान के सरपरस्ती में, सरबराही में हम एक किरदार अदा कर सकते हैं कि तमाम इलाका मकीन जितने भी कोयटा में है उनके साथ एक हम-आहंगी पैदा की जा सके, ताकि सिर्फ ये मसला इस वक्त सिर्फ न्यू काहान का नहीं बल्कि पूरा कोयटा, पूरे बलूचिस्तान का है। हमें उनके साथ जुड़कर, क्योंकि वहाँ पर भी डेथ माफिया ग्रुप जो है वो आ चुके हैं, उन्होंने कब्ज़ा माफिया ग्रुप जो है वहाँ के लोगों को उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया है। हमें उनके साथ मिलकर एक क़ुव्वत बनकर एक इज्तिमा की शक्ल में हमें एक दूसरे के हाथ पर हाथ देते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करने, ताउन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और एक ऐसा सियासी माहौल पैदा करने की ज़रूरत है कि अगर सरकार चाहे भी तो वो फिर भी जो है वो इलाका मकीन को निकालने में मुकम्मल नाकाम हो। लिहाजा आज नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का मकसद यहाँ पर न्यू काहान के आवाम के साथ, इलाका मकीन के साथ, इनके साथ मिलने का, ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का मकसद यही है कि हम मुकम्मल तौर पर इलाका मकीन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ राब्ते में हैं और मुकम्मल आखिरी हद तक हम इनके साथ खड़े हैं। चाहे एहतजाज हो, चाहे रोड ब्लॉक का मामला हो, चाहे हड़ताल हो, पहिया जाम हो, जो भी हो, मुशावरत के बाद हम जो भी इलाका मकीन के लोग एक फ़ैसला लेंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी हर उनके जायज़ अमल में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो खड़ी होगी और उनके साथ शामिल होगी। आखिर में मैं अपने जितने भी इलाका मकीन है, मोतबरीन है, यहाँ पर आए हुए हमारे जितने भी शुरका हैं, हमारी बहनें जो इतने दूर से अपने भाइयों के लिए आए हैं या इलाका मकीन के लोगों से मिलने के लिए आए हैं, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज को ये इस कॉन्फ्रेंस में आके आप लोगों ने एक उम्मीद हमें दिला दी और एक हमें यकीन दिला दिया कि यकीनन हम इस तरह के बुनियादी मसलों के में हम जुड़कर यकीनन हम इस तरह के मसलों से मुस्तकिल तौर पर निकल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारा नीयत साफ़ हो, हमारा मकसद, हमारा मंजिल वाज़ेह हो, हम उस नज़रिए पर कारबंद हो जिसके लिए हमारे जो बाबा मरी हैं वो आज दफन है, लेकिन उनका नज़रिया आज भी ज़िंदा है, आज भी उनके पैरोकार जो उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमें उस मिशन को, उस जद्दोजहद को ज़िंदा रखना है। उन शोहदा जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उन शोहदा की कुर्बानियों को मशर्रा बनाते हुए हमें अपनी जद्दोजहद को आगे ले जाना होगा। यकीनन हम सरकार के उन आलाकारों से भी हम छुटकारा पालेंगे और सरकार के उन ऊँचे हथकंडों से भी हम छुटकारा पालेंगे जो मुख्तलिफ़ कानूनी हरबे इस्तेमाल करके वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आइन रियासत के शहरियों के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर इस आइन को हमारे लिए एक मसला बना के पेश किया जाएगा, फिर ये आइन को हम उनके सर पर ऐसे गिरा देंगे जिस तरह एक अज़ाब उनके माजी में अक़वाम के ऊपर गिरे हैं, हम इस आइन को उनके ऊपर एक अज़ाब की शक्ल में गिरा देंगे। लिहाजा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ इलाका मकीन के साथियों के साथ इनकी जद्दोजहद में शामिल है और इंशाअल्लाह हम आखिरी वक्त तक यहाँ अपने तमाम जो इलाका मकीन के जो भी मसले हैं हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, राब्ते में रहेंगे और इस जद्दोजहद में हम लोग इस कारवान के साथ शामिल हैं। शुक्रिया आपसे।